बिक रही हैं नौकरियां, गंदा धंधा मगर किधर। एक नौकरी का रेट 3 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए। कहां बिक रही हैं नौकरियां। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को चुगली से तकलीफ है, मगर इस माफिया का मुकाबला वो क्यों नहीं कर रहे। क्या माफिया बिलावल भुट्टो से ज्यादा तगड़ा है? कौन सा माफिया है और क्यों सिंध में मेरिट की लताड़ हो रही है? क्यों नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही? कौन है जो कहते हैं कि पहले मुंह में नोट ठूसो, जेब गरम करो, उसके बाद नौकरियां मिलेंगी? 2-2 साल तक रिजल्ट्स क्यों रोके जाते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद सुमरो। आज मैंने आपके साथ सियासत पर बात नहीं करनी, एक माफिया पर बात करनी है, एक धंधे पर बात करनी है। गंदा है पर धंधा है। ये गंदा धंधा जो चल रहा है सिंध में, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में, जहां पर नौकरियां बेची जाती हैं, बोलियां लगाई जाती हैं, 2 करोड़ दे दो, 3 करोड़ दे दो, 5 करोड़ दे दो, नौकरी ले लो। 16वें ग्रेड की, 17वें ग्रेड की, 18वें ग्रेड की नौकरियां ही नौकरियां, पैसे दो। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, बल्कि 18वां ग्रेड तो किसी और तरफ चला जाता है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो होते हैं, कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए, जो सिर्फ इसलिए होता है कि यकीनी बनाया जाए कि मेरिट के ऊपर अमल हो, लेकिन सिंध में मेरिट का कत्ल करने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन काम कर रहा है। मैंने कुछ अर्सा पहले आपके सामने एक स्कैंडल रखा था, और वो एसएसटी के एग्जाम्स थे, और उसमें पर्चा लीक हो गया था। फिर चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन मोहम्मद वसीम और उनका पूरा का पूरा अमला, उसमें कंट्रोलर एग्जाम्स, असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जाम, सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन, सब उसमें मुलविस थे। और उसमें सिर्फ 3 लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ। फ्रांसिक आ गई, व्हाट्सएप चैट्स आ गई, सारा कुछ सामने आ गया था, लेकिन चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन वहीं बैठे हुए, सेक्रेटरी वहीं बैठे हुए हैं, और बाकी सारे वहीं बैठे हुए। सिर्फ 3 लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाया गया, और उनको भी अब बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज मैं जिस मुद्दे पर आपसे बात करने जा रहा हूं, कुछ दिन पहले एक बाप जिसने सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया, उसके बच्चे ने इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन में कॉम्पिटेटिव कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया। उसने एग्जाम भी दिया, 4 साल का एक तवील प्रोसेस, सबर आजमा प्रोसेस। यानी इंजीनियरिंग करने के बाद, बी की डिग्री लेने के बाद, बाप ने पता नहीं जमीन बेची, मेहनत मजदूरी की, घर बेचा, मां ने जेवर बेचे, सारा कुछ कर लिया, बच्चे को इंजीनियर बनाया, लायक फायक बच्चा। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन वालों के मुंह में नोट नहीं ठोसे, लिहाजा वो अभी तक नौकरी से महरूम है। अभी इनकार नहीं किया पब्लिक सर्विस कमीशन ने, लेकिन एंजाइटी का मरीज बना दिया है। वो एप्लीकेशन मैंने देखी बच्चे की, आप भी देखें स्क्रीन पर, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, नाम बताऊंगा तो उसको नौकरी नहीं देंगे ये, फिर उसको फारिग कर देंगे, क्योंकि माफिया बैठा हुआ है। कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची के ताजरों को कहा था कि आप चुगलियां ना लगाएं, आप मेरे पास आए। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास ये मुकदमा रख रहा हूं, हमारे नौजवानों का, नई नस्ल का, वो नस्ल जो तामीर कर सकती है सिंध को, जो मेरिट पर आएगी तो सूबे में करप्शन का खात्मा होगा। यहां भत्ता मांगा जाता है। तो मैं आपको बताता हूं, वो दरखास्त मेरे सामने आई। जब मैंने दरखास्त का मतन पढ़ा तो बच्चा लिख रहा है कि जी 2 साल हो गए, पहले तो 2021 से सिलसिला चल रहा था, लेकिन बीच में सिंध हाई कोर्ट ने पब्लिक सर्विस कमीशन को काम करने से रोक दिया। फिर बीच में 1.5-2 साल का गैप आ गया। फिर ये इश्तिहार आप स्क्रीन पर देख लें। ये इश्तिहार सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन देता है मुख्तलिफ इंजीनियर्स के लिए है, जिसमें पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है, स्कूल एजुकेशन है, रूरल डेवलपमेंट, और इस तरह के जो मुख्तलिफ इदारे हैं, उसमें असिस्टेंट इंजीनियर्स के लिए एक दिया जाता है इश्तिहार। और वो इश्तिहार बुनियादी तौर पर आता है, पहले तो आता है 2000 में, ये ज़रा चीज़ें क्योंकि कागजात के साथ अपना कभी उस तरह पाला पड़ा नहीं, तो कागजात के साथ एक प्रॉपर बात जो है ना वो करनी चाहिए ना। तो ये जो असल में होना होता है 2020 में, लेकिन उसको क्योंकि अपना बीच में सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ जाता है, पब्लिक सर्विस कमीशन को काम करने से रोक दिया जाता है, तो फिर ये दोबारा एडवर्टाइज करके और फिर ये एग्जाम्स जो है वो 2023 में लिया जाता है। वो भी मैं आपके सामने शेड्यूल रखता हूँ। तो वो जो बच्चों ने पहले अप्लाई किया था 2019-20 में, और फिर उनका इम्तिहान होता है 2023 में, वो मैं आपको शेड्यूल बताता हूँ। 2 साल के बाद रिजल्ट आता है
जो रिटन एग्जाम होता है उसका, और 2 साल बाद फिर तकरीबन कुछ 6 माह पहले वाइवा होता है, इंटरव्यू होता है, और उसके बाद अब तक खामोशी है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। वजह क्या बनी? वजह यह बनी कि जब इन्होंने पहला रिजल्ट अनाउंस कर दिया तो उसमें कुछ दिहाड़ियां लगानी होंगी, कोई माल बनाना होगा, तो इन्होंने कोरिजिनम रिजल्ट के नाम पर 25 और बच्चे शामिल कर दिए। उनके नताइज, वो जो उम्मीदवार थे, नौजवान जो थे, 25 और पास कर दिए, उनका भी रिजल्ट सामने लेकर आ गए। अब उसमें हुआ ये कि जब वाइवा के लिए, जो इंटरव्यूज के लिए बच्चों को 2 साल के बाद बुलाया गया, ये सारा प्रोसेस करके, और वो उसमें चेयरमैन, उसमें सेक्रेटरी, जाहिर है चेयरमैन जिम्मेदार है उसमें, धंधा, इस धंधे में नीचे क्लर्क से लेके चेयरमैन तक सब मुलविस हैं। तो उन्होंने 25 बच्चों को पास कर दिया, मजीद 25 बच्चों को, या मैं कोशिश करूंगा कि बच्चों के उम्मीदवारों के नाम ना दूं, उसमें जिनको किसी सियासी सिफारिश पर या चमक की जोर पर, पैसों की जोर पर, क्योंकि मैंने पता किया तो ग्रेड 17 के लिए जो इरिगेशन की का जो असिस्टेंट इंजीनियर की वहां पर रेट चल रहा है वो 3 करोड़ है, और पब्लिक हेल्थ के लिए 2 से 2.5 करोड़। तो मतलब कोई भी उनके जो पब्लिक सर्विस कमीशन, जहां पर बाकी तो चले नौकरियां होती हैं वो बिकती रहती हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन में जहां पर टोटल मेरिट होना चाहिए या ज्यादातर मेरिट होना चाहिए, वहां पर ये आलम है। और आप सोचें कि दुनिया में कहां ऐसा होता है कि बगैर किसी अदालती स्टे के या बगैर किसी और मामले के खामोशी से एग्जाम हो गया 2 साल के इंतजार के बाद, और उसके बाद फिर 2 साल आपने रोके रखा, फिर आपने रिजल्ट दिया, और रिजल्ट देने के बाद वाइवा लिया, वाइवा के बाद फिर आप चुप करके बैठ गए। तो ये 25 बच्चों की जो कहानी मैं आपको बताता हूं, इसमें कोरिजिनम जो रिजल्ट है, जो नताइज जो है, उसमें किया ये क्या कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो अलग अलग डिसिप्लिन के थे। किसी ने पब्लिक हेल्थ के लिए अप्लाई किया, किसी ने इरिगेशन के लिए, तो उनके सब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं। तो जो बच्चा किसी सब्जेक्ट में नहीं भी बैठा, उसको भी मार्कशीट में बता दिया गया कि भाई तुम्हारे फिला सब्जेक्ट में फिला नंबर है। उस बच्चे ने लिख के भेजा कि भाई मेरा तो ये सब्जेक्ट ही नहीं है, मैं कैसे, उस उम्मीदवार ने, मैं कैसे इसमें पास हो गया, मेरे इसमें नंबर कैसे आ गए। फिर कुछ को 2-2 मार्कशीट्स गई, 2 नंबरी करनी थी ना, बौखला गए, 2-2 मार्कशीट्स गई। फर्ज कर ले एक ऐसे इंग्लिश का किसी को लिखवाना था, और उसके नंबर, ऐसे के नंबर थे 20 थे, 25 थे, 50 थे। एक में फर्ज कर लेते, ये फर्जी सारा कुछ है, क्योंकि नंबर वो सारी वो कुछ वजूहात की बिना पर मैं वो चीजें सामने नहीं रख रहा आपके, कि किसी ने ऐसे में 50 नंबर एक में उसकी मार्कशीट में आए, और उसी बच्चे को दूसरी मार्कशीट उस उम्मीदवार को भेज दी गई जिसमें 58 नंबर लिए उसने। बच्चा परेशान, यार मैंने इम्तिहान तो एक दिया है, ये 2-2 मार्कशीट में क्यों आ रही है? क्योंकि 2 नंबरी चल रही है। ये सारा कुछ हो कहां रहा है? कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। यहां तक मामला महदूद नहीं है। उसके बाद फिर वो जो इम्तिहानात जो देने वाले बच्चे, उनके साथ राब्ते होते हैं, पूरा का पूरा उनको रिकॉर्ड मिल जाता है। लोग फोन करते हैं, हाँ जी नौकरी लेनी है, दसो नौकरी लेनी तो रोकड़ा कटो। ये वहां पर चल रहा है। कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो, अच्छा उसमें एक और चीज जो एसएसटी वाला मैंने आपको बताया था पहले भी, अब हुआ यह था कि एक एग्जाम होने थे एसएसटी के 2024 जनवरी फरवरी। उनमें पहले मैं ये वाला शेड्यूल तो आपको बता दूं ना, ताकि आप भी जरा थोड़ा सा, वो जो मैंने कहा था मैं भूल जाता तो वो चीजें ना, इसलिए वो जो शेड्यूल था, अब आप सोचें ना कि मुझे नहीं लगता कि कहीं और इतना लंबा प्रोसेस होता होगा। अब ये जो एग्जाम्स है ना, ये रिटन एग्जाम्स पहले होने थे फरवरी 2021, और फिर वो चले गए 2023 मार्च में। फिर रिजल्ट जो आया वो आया, यानी मार्च 2023 में जो एग्जाम्स होते हैं और जनवरी में, वो रिजल्ट आता है अपना जून 2024 में, और फिर वाइवा जो है वो अगस्त 2026 में, 30 अगस्त 2026 में लिया जाता है। अब आप सोचें इतना लंबा गैप, 1.5 साल 2 साल, और फिर 6 माह का, 6 माह से वाइवा का रिजल्ट रुका हुआ है।
ये पूरा शेड्यूल मैंने आपको बताया, साल 1.5 साल का वो जो बोलने में कोई फर्क आ जाता होगा, मैंने आपको प्रॉपर वो सारा बता दिया ताकि मामला कहीं गड़बड़ ना हो। अब ये तो हो गया ना, अभी जो कुछ चल रहा है वहाँ पर, बच्चे परेशान हैं, दरखास्तें भेज रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अदालत बच्चे इसलिए नहीं जाते कि पहले सिंध हाई कोर्ट ने 2 साल तक पब्लिक सर्विस कमीशन को ही बंद कर दिया, बच्चों की उम्रें गुजरी जा रही हैं। फिर उसका हल ये होता है कि सिंध हुकूमत उम्र बढ़ा देती है। अब हुकूमत की नीयत जो है, उम्र बढ़ाने का मतलब है कि हुकूमत को एहसास है कि जो करप्ट माफिया बैठा हुआ है, जो गंदा धंधा कर रहा है, उस माफिया के चक्कर में जब अदालतें बीच में इंटरवीन करती हैं, अदालतें जब वो रिजल्ट रोक लेती हैं, अदालतें जब पब्लिक सर्विस कमीशन को काम करने से रोकती है, तो बच्चों का तो नुकसान हो रहा है। तो वो ये करते हैं कि फिर उम्र बढ़ा देते हैं। अभी रिसेंटली भी उम्र बढ़ा दी गई, उम्र की हद, नौकरी की जो आखिरी उम्र होती है, वो पाकिस्तान के दीगर इलाकों से सिंध में, दीगर सूबों से सिंध में जरा कदरें ज्यादा रखी गई, क्योंकि वहां पर ये मामला चल रहे होते इस तरह के। जो एसएसटी वाला मामला था, मैंने आपके सामने एक रखा था कि उसमें व्हाट्सएप चैट चेयरमैन तक की सबकी सामने आ गई, फ्राजिक हो गया कि हाँ ये सारा धंधा चल रहा था, और अपना पेपर आउट हो गया। उसमें हुआ क्या कि एक साहब हैं असिस्टेंट कंट्रोलर, अच्छा नहीं, इसमें एक और चीज, अभी इस पर बाद में आता हूं। ये जो अभी मैंने आपको असिस्टेंट इंजीनियर्स वाला बताया, उसमें जो कोरिजिनम रिजल्ट वाला मैंने बताया, तो पहले किया यह गया कि जी ये जो डबलिंग हो गई, 2 मार्कशीटें चली गई, जो बच्चा किसी सब्जेक्ट में, किसी डिसिप्लिन में बैठा ही नहीं है, उसको पास कैसे किया गया उस उम्मीदवार को। तो कुर्बानी का बकरा बनाया गया है इम्तियाज जागीरानी, वो कंट्रोलर थे वहां पर, और उनको एग्जाम्स के, उनको वहां बेसिक कर दिया गया मुअत्तल, और उनको शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया खामोशी से। और क्योंकि सारे मुलविस हैं तो खामोशी से इंक्वायरी करके उसको भी क्लियर किया जाएगा, जैसा कि एसएसटी वाले जो एग्जाम्स थे उनमें किया गया था। उनमें जब भांडा फूटा, चीजें सामने आई, फ्रांसिक हो गई, उसमें एफआईए ने इन्वेस्टिगेशन की, एफआईए ने साबित किया कि हाँ ये 2 नंबरी चल रही थी। तो फिर किया यह कि रिजल्ट रोक दिए गए। असिस्टेंट कंट्रोलर जैन आलम खोड़ो, उनको 2 कंप्यूटर ऑपरेटर सज्जाद और एहसन जहीर, इनको रिटायर कर दिया गया, जबरी रिटायर हो जाओ। एंटी करप्शन में मामला चल रहा था, मुकदमा, तो वहां पर पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको मुद्दई होना चाहिए, जो कहे कि भाई हाँ हमारे इदारे के अंदर ये सारा धंधा करने वाले जो है वो हमारे इदारे को बदनाम कर रहे हैं, उनको बजाय उनके खिलाफ मुद्दई बनने के, उनके लिए कोशिश की जाती रही है अभी तक कि इनको किसी तरह बचाया जाए। मैंने जरा खंगाला पब्लिक सर्विस कमीशन में, मेरे जो सोर्सेज हैं उनको, कि यार हुआ क्या, अभी तक क्या बना है, तो पता चला जबरी रिटायर तो हो गए 3 लोग, लेकिन क्योंकि इनके पास, और इनके भी जो खोड़ो साहब, जैन आलम खोड़ो साहब बताए जा रहे हैं कि उनके पास तो सबूत हैं कि मैं अकेला नहीं था, अकेला मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो सबको लेकर जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मुझे कुर्बानी का बकरा बना दो, फिर मैं सबको लेकर जाऊंगा। तो उसने ये किया कि जी मुझे बचाओ। अब कोशिशें ये हो रही हैं कि किसी तरह जैन आलम खोड़ो को बचाएं, ताकि माफिया जो है गंदा धंधा करने वाले सारा का सारा एक्सपोज ना कर दे, क्योंकि उसके पास तो सबूत है। वो अकेला तो नहीं कर रहा था, नौकरी बेचने वाला, क्लर्क हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, रिजल्ट तब्दील करने वाला, वो खुद से तो नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरा दीनादास्ती, एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी और बदमाशी। वो ये कि ये तक नहीं देखते कि हमें कोई पकड़ेगा, 2 मार्कशीटें भेज देते हैं। अभी यही हुआ ना, 2 मार्कशीटें चली गई उम्मीदवारों को। तो ये सारा धंधा चल रहा है। अब मैं आता हूं इसके पॉलिटिकल साइड पे। कल परसों बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, बल्कि 3 रोज पहले, कराची में ताजरों से खिताब करते हुए कहा था कि जब कोई शिकायत है, मुराद अली शाह से शिकायत है, किसी वजीर मुशीर से शिकायत है, तो मेरे पास है, मुझे शिकायत लगा, मैं हूं, मेरी हुकूमत है, मैं जिम्मेदार हूं। बिल्कुल ठीक बात। और बिलावल भुट्टो जरदारी की नीयत पर भी शक नहीं किया जा सकता। बस इनमें जो अस्पतालों, बेहतर अस्पताल उन्होंने बनाए हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो काम कर रहे हैं, और जो IBA जैसे इदारे भी खड़े हो गए, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यहां इन तालीमी इदारों से पढ़कर आने वाले बच्चों को जब नौकरियों के लिए मां का जेवर बेचना पड़े, बल्कि मां का जेवर तो कुछ भी नहीं होता ना, जमीनें बेचनी पड़े, तो क्या फायदा।
तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सामने मैं ये शिकायत करता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो मुसलसल ब्लेंडर कर रहा है, जो मुसलसल धंधा कर रहा है, वो पब्लिक सर्विस कमीशन क्यों बैठा हुआ है अभी तक? उनके खिलाफ एक्शन कौन लेगा? या तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पार्टी और उनके लोग इसमें मुलविस हैं। अगर मुलविस नहीं है तो फिर इनको अभी तक माफी क्यों मिल रही है? ये एक स्कैंडल नहीं है। पहले डॉक्टरों के एग्जाम्स हुए थे, वो तक जब मामला अदालत में गया तो अदालत ने कहा ये किस तरह के एग्जाम्स ले रहे हैं। जब सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को सिंध हाई कोर्ट ने बंद किया था तब मैं सिंध हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ था। लेकिन शफाफियत किधर है? शफाफियत होनी चाहिए। गरीबों के बच्चों को पिछले दिनों बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सिंध यूनिवर्सिटी में, मेहरान यूनिवर्सिटी में, IBS सक्खर में तकरीर कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि आपको तालीम गुर्बत से निकाल सकती है। बिल्कुल ठीक बात, तालीम गुर्बत से निकाल सकती है, लेकिन इस माफिया के होते हुए बच्चे जो मेहनत मजदूरी करके पढ़ते हैं, जिनके मां बाप खून पसीना एक करके जिनकी फीसें अदा करते हैं, जब वो बच्चे नौकरी के काबिल होते हैं, जब घर की गुर्बत दूर करने या अपने मां बाप का के जो ख्वाब हैं वो पूरे करने जोगे होते हैं, तो बीच में माफिया आ जाता है। तो ये चुगली जो है ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो मामला आपका ताजरों वाला सनतकारों का वो अलग है। ये सबसे संगीन मामला है। ये सिंध के मुस्तकबिल का मामला है। रोजाना की बुनियादों पर स्कैंडल्स आ रहे हैं, रोजाना की बुनियादों पर, और किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को उनके जो हैं बड़े बड़े अफसरान, उनको पकड़े, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस करें और साफ शफाफ, आपके पास ऐसे लोग हैं जो मेरिट के ऊपर लोगों को नौकरियां दे सकते हैं, एग्जाम्स ले सकते हैं। अगर आप IBA जैसा इदारा बना सकते हैं, आपके पास अगर SIUT जैसा इदारा बन सकता है, आपके पास अगर गंबट जैसा अस्पताल बन सकता है, आपके पास अगर NICVD जैसा इदारा बन सकता है, इसका मतलब है कि आपके पास लोग हैं। मसला यह है कि शायद आपकी नीयत नहीं है या फिर आप तक हकायक आ नहीं रहे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।